हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द सेकंड वीडियो ऑफ द सीरीज जिसमें हम एनटीए जेईई मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सॉल्व कर रहे हैं। पिछली वीडियो में आपको जो क्वेश्चंस कराए थे उनमें आपको कोई भी डाउट है, अगर किसी भी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम लग रही है एंड इफ यू वांट कि मैं उसके लिए स्पेशल वीडियो बनाऊं देन प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स। सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन, वी हैव अ सॉलिड सिलेंडर एंड अ सॉलिड स्फीयर हैविंग द सेम मास एंड रेडियस। एक सिलेंडर है और एक स्फीयर है, बोथ आर सॉलिड हैविंग द सेम मास एंड रेडियस m and r, roll down a same inclined plane from the top विदाउट स्लाइडिंग। देखिए कंडीशन आपको दे दिया, विदाउट स्लिपिंग वाली कंडीशन है, राइट। नाउ दे स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, दैट मींस इनिशियल स्पीड आपको दे दी है u इज इक्वल टू 0, द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ द सॉलिड सिलेंडर टू दैट ऑफ द सॉलिड स्फीयर विद विच दे रीच द ग्राउंड। दैट मींस आपको फाइनल वेलोसिटीज निकालनी है स्फीयर की, सॉलिड स्फीयर की और सॉलिड सिलेंडर की। ऑलराइट, देखिए कंडीशन आपको दे रखी है विदाउट स्लिपिंग की। नाउ वी नो दैट देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। आपका एक्सेलरेशन के लिए क्या फॉर्मूला होता है? If the condition is without slipping, then the formula for acceleration is g sin theta upon 1 plus I over I means moment of inertia। इसमें आप I की वैल्यू कुछ भी पुट कर सकते हैं, जो भी आपकी फिगर है, I over mr square, ये आपका फॉर्मूला है एक्सेलरेशन का when the condition is that the body is rolling without slipping, right। इस फॉर्मूले को अच्छे से याद करके रखिए, एग्जाम्स में रेपिडेटली आपसे पूछा गया है। आपको डायरेक्टली इसमें आई की वैल्यू पुट करनी है एंड यू विल गेट योर आंसर, राइट। सो स्टार्टिंग विद द सॉल्यूशन, सबसे पहले सिलेंडर के लिए सॉल्व कर लेते हैं कि सिलेंडर की एक्सेलरेशन क्या होगी, गिवन दैट इनिशियल वेलोसिटी दोनों की 0 है, राइट। सो u फॉर सिलेंडर, दिस इज आल्सो 0, एंड u फॉर स्फीयर, आपकी इनिशियल वेलोसिटी स्फीयर के लिए भी 0 दे रखी है, राइट। u फॉर स्फीयर इज आल्सो 0। सो एक्सेलरेशन फॉर सिलेंडर ये क्या आएगा, g sin theta, this will remain the same for both the objects upon 1 plus I। सिलेंडर के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होएगा अबाउट इट्स एक्सिस, इट इज mr square by 2। you'll have to remember these things as well। I for सिलेंडर ये क्या होता है mr square by 2। सिमिलरली स्फीयर के लिए क्या होगा, I for स्फीयर दिस इज 2 by 5। ध्यान रखिए सॉलिड स्फीयर है आपका, सो 2 by 5 mr square, राइट। चलिए पुट करते हैं, mr square आपका यहां पर है I के अंदर एंड वी हैव mr स्क्वायर इन द डिनोमिनेटर एज वेल, तो ये आपके कैंसिल हो जाएंगे, जस्ट आपका आएगा 1/2। क्या बन जाएगा आपका, डिनोमिनेटर में आएगा आपका 2 + 1/2 विच विल गिव यू 2g sin थीटा by 3, राइट। ये आपकी आ गई एक्सेलरेशन फॉर द सिलेंडर। अब हमें सॉल्व करना है एक्सेलरेशन फॉर द स्फीयर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पता है, जस्ट पुट डाउन इन द फॉर्मूला, यू हैव g sin थीटा अपॉन 1 plus 2/5 mr square upon mr square which will become 2/5 and the answer will be 5/7। देखिए 5 + 1 + 2, 5 into 1 + 2/5 रिवर्स हो जाएगा, सो 5/7 g sin थीटा, राइट। अब आपके पास एक्सेलरेशन आ चुकी है दोनों की, सिलेंडर की और स्फीयर की। आपसे पूछा क्या है, दे स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, इनिशियल वेलोसिटी 0, द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ द सॉलिड सिलेंडर टू दैट ऑफ द सॉलिड स्फीयर। दैट मींस आपको जो निकालना है दैट इज फाइनल वेलोसिटी जब वो ग्राउंड पे टच कर जाएंगे, राइट। एक इंक्लाइन था, स्टार्टिंग 0 थी, एक्सेलरेट किया, लास्ट में उसकी कुछ वेलोसिटी आएगी व्हेन इट इज टचिंग द ग्राउंड। सो v ऑफ सिलेंडर, फाइनल वेलोसिटी ऑफ सिलेंडर अपॉन फाइनल वेलोसिटी ऑफ स्फीयर, ये आपको बतानी है, राइट। अब क्या करेंगे हम, एक्सेलरेशन हमने निकाल ली है, वी कैन यूज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन विच इज v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। इसको यूज करिए, u आपको पता है दोनों के लिए 0 है, सो vc अप का स्क्वायर अपॉन vs का स्क्वायर, सिलेंडर टू सॉलिड का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 into a सिलेंडर into the distance it has traveled, s cylinder upon 2 into a sphere, s of sphere, right। अब देखिए अगर इंक्लाइन आपका सेम है, s भी आपका सेम रहेगा, सो यू कैन कैंसिल देम आउट, ये दोनों आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे, 2 से 2 आपका कट हो जाएगा, सो यू विल गेट योर आंसर इन टर्म्स ऑफ अंडर रूट ऑफ देयर एक्सेलरेशंस, राइट। सो vc अपॉन vs ये क्या आएगा आपका अंडर रूट ऑफ ac अपॉन as, राइट। ac और as की वैल्यू आपने निकाल ली थी यहां से, यू कैन पुट डाउन इन द फॉर्मूला, आपका आंसर आएगा 2/3 अपॉन 5/7। क्या आएगा सोल्व करके, 2/3 इंटू 7/5 अंडर द रूट। देखिए 7 into 2 is 14, 15, डी इज द करेक्ट आंसर, राइट। सो ये आपका आंसर आ चुका है। इस फॉर्मूला को आप ध्यान रखिए, आपको याद रखना है, द कंडीशन इज व्हेन
a body is rolling down an incline and the condition is that it is moving without slipping, right? तब आपका ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला रहेगा, राइट? मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, सेकंड क्वेश्चन जो है आपका आज का वो ये है, थ्री आइडेंटिकल पार्टिकल्स ए बी एंड सी ऑफ मास 100 kg, मास इनका दे रखा है आपको, आर प्लेस्ड इन अ स्ट्रेट लाइन विद ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर्स, राइट? ओके, सो आपको दे रखा है ए बी सी, दीज आर केप्ट ऑन अ स्ट्रेट लाइन, और आपको मास दे रखा है तीनों का, मास इज 100 kilograms। अलॉन्ग विद दैट आपको दे रखा है डिस्टेंस जो है इसका 13 मीटर है, सेंटीमीटर नहीं, 13 मीटर्स रहेगा, राइट? ये आपको डिस्टेंस दे रखा है, राइट? नाउ द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द फोर्थ पार्टिकल पी, एक फोर्थ पार्टिकल आपने लिया ऑफ द सेम मास एफ व्हेन प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 13 मीटर, ये डिस्टेंस भी सेम है, फ्रॉम द पार्टिकल बी, बी पार्टिकल से 13 मीटर दूर एक आपने दूसरा पार्टिकल लिया, दैट मींस फोर्थ पार्टिकल, ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन एसी, ये एसी है, इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे बी से 13 मीटर्स दूर आपने एक और पार्टिकल लिया है। तो मान लेते हैं, लेट्स सपोज इस साइड लिया होगा आपने एक पार्टिकल पी, अगेन दिस डिस्टेंस इज ऑल्सो 13 मीटर्स, ये भी आपको 13 मीटर्स दे रखा है, राइट? अब आपको बोला है द वैल्यू ऑफ एफ, एफ क्या है आपका, द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द फोर्थ पार्टिकल पी इज एफ, ये आपको एफ दे रखी है फोर्स, आपको निकालना है इसमें फोर्स कितनी लग रही होगी, राइट? अब पी पार्टिकल है, मास इसका सेम दे रखा है आपको, विच इज अगेन 100 kilograms, तो इसकी फोर्स कितनी होगी ग्रेविटेशनल फोर्स? देखिए, एक तो इस पार्टिकल के कारण आएगी, पार्टिकल बी के कारण, एक आएगी आपकी ए और सी के कारण, राइट? अब ए और सी आपकी स्ट्रेट लाइन में नहीं है, अगर आप बी से कंपेयर करें, सो विल हैव अ फोर्स इन दिस डायरेक्शन, ग्रेविटेशनल फोर्स आपकी पुलिंग होती है, अट्रैक्टिव फोर्स होती है, तो इस डायरेक्शन में आएगी, और सी पे, सी के कारण आपकी इस डायरेक्शन में आएगी पी पार्टिकल पे, राइट? तो आपको क्या करना है, इन फोर्सेस को रिजोल्व करना है सबसे पहले। देखिए, ये ए के कारण और ये आपकी आएगी सी के कारण, राइट? तो आपको क्या करना है, एक आपकी बी के कारण लग रही है, सो व्हाट विल डू इज विल रिजोल्व आवर फोर्सेस इन दिस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में अपनी ए और सी के कारण जो फोर्सेस आ रही है उसको रिजोल्व कर लीजिए एंड बी के साथ ऐड कर दीजिए। सो फोर्स ऑन पार्टिकल पी ड्यू टू पार्टिकल बी, ये कितना आएगा, सिंपली आपका ग्रेविटेशनल फोर्स वाला फॉर्मूला, जी m1 m2, m1 m2 आपके सेम है, सो लेट्स राइट डाउन जी एम स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, आर आपका है 13 मीटर्स, तो ये आपका आ जाएगा g इंटू 10⁴ अपॉन 13 का स्क्वायर, ये आ गया आपके पास आंसर। नाउ देखिए, 13 ये है आपके पास, 13 ये है, अगर आप इसको एक ट्राइंगल बना लें, अगर ये आपका ट्राइंगल है, सी दीज टू साइड्स आर 13 मीटर्स, तो ये आपके एंगल्स दोनों सेम होंगे, ये आपका 90 है तो ये कितने हो गए 45, क्लियर? ये 45 डिग्रीज अगर आपके हो चुके हैं, तो ये कंपोनेंट अगर आप रिजोल्व करें तो कितना आएगा, f बाय √2, दैट मींस f sin 45, ये आपका आ जाएगा f sin 45 एंड दिस वन वुड बी f cos 45, राइट? ये आया आपका a के कारण, अब ऐसे ही c के कारण आएगा, सो दीज टू फोर्सेस विल कैंसिल आउट, ये भी आपका f sin 45, दिस विल अगेन बी f cos 45। सो इस डायरेक्शन में देखिए, पीबी की डायरेक्शन में अगर आप चेक करेंगे तो आपके पास दो फोर्स, तीन फोर्सेस आएंगे, एक बी के कारण और दो कंपोनेंट्स आएंगे ए और सी के कारण, राइट? सो विल राइट डाउन, सो टोटल फोर्स एफ जो होगी आपके पास, जो एफ फोर्स आपको निकालनी है वो क्या होगी, दिस जी एम स्क्वेयर बाय आर स्क्वेयर प्लस 2 इंटू, दैट मीन्स एक ए के कारण और एक सी के कारण, एफ cos of 45, right? Let's write down its as f prime, this is also f prime because f आपको क्वेश्चन में दे रखी है, राइट? सो f प्राइम cos 45 कितना आएगा, f प्राइम की वैल्यू देखिए, जी एम स्क्वेयर बाय आर स्क्वेयर प्लस 2 इंटू जी एम स्क्वेयर बाय डिस्टेंस कितना आएगा, ये 13, ये 13, तो ये कितना आएगा 13√2, सिंपली पाइथागोरस से लगा लीजिए, राइट? सो 13√2 का स्क्वायर इंटू cos 45 1/√2, राइट? अब देखिए √2 का स्क्वायर, ये 2 से 2 का आपका कैंसिल हो जाएगा एंड यू विल गेट जी एम स्क्वेयर बाय आर स्क्वेयर, ये दोनों साइड आपके पास है तो कॉमन ले लेते हैं, सो एक आपका 1 प्लस 1/√2, इसको सॉल्व करिए, √2 प्लस 1 अपॉन √2 आ गया आपके पास, और मल्टीप्लीकेशन में आपके पास फैक्टर है जी एम स्क्वेयर बाय आर स्क्वेयर, राइट?
अब देखिए √2 कितना होता है 1.41 प्लस 1, दैट मीन्स बन जाएगा 2.4 अपॉन 1.4। सो 2.4 अपॉन 1.4, इसको अगर कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 14 स्क्वायर इज 28, तो अराउंड 1.7 1.8 कुछ ऐसे आएगा। सो लेट्स राइट डाउन 1.7। ठीक है, अब आपको आंसर दे रखा है जी की वैल्यूज में, राइट, ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट्स की आपको यूनिट्स में आपको आंसर देना है, तो ये कितना बनेगा। सो यू हैव जी, एम है आपका, एम स्क्वायर इज 10⁻⁴, 100 किलोग्राम से 10⁻⁴ आ गया, और रेडियस है आपका, सॉरी डिस्टेंस इज 13 मीटर, सो 169, 13 का स्क्वायर इज 169 इंटू 1.7। देखिए ये आपका कैंसिल हो जाएगा, अराउंड 100 आएगा, एंड दिस वुड बी 100 से इसको कैंसिल करेंगे तो ये बच जाएगा पावर 2, सो इट वुड बी अराउंड 100 जी। सो दिस इज द करेक्ट आंसर, राइट। सो कुछ नहीं करना था, क्वेश्चन आपका आसान है, बस थोड़ा आपको अलजेब्रा में प्रॉब्लम हो सकती है, तो ध्यान से करिए कैलकुलेशंस कि आपकी कोई सिली मिस्टेक ना हो जाए, राइट। सो मैं एक बार रिवाइज करा देता हूं। आपके पास 3 पार्टिकल्स थे ए बी एंड सी, दे वर केप्ट इन अ स्ट्रेट लाइन, 13 मीटर इनका सेपरेशन था। आपने एक 4th पार्टिकल लिया, आपको निकालना है इस पे टोटल फोर्स कितनी आएगी, राइट। हमने क्या किया, ए और सी के कारण हमने रिजोल्व कर ली इनकी फोर्सेस अलोंग द डायरेक्शन ऑफ बीपी, राइट। इनको रिजोल्व कर लिया, 2 कंपोनेंट्स बने, एक एफ कॉस 45 एपी के कारण, और एक पीसी के कारण एक और आपका फोर्स का कंपोनेंट आएगा, राइट। सो एक तो बीपी के कारण फोर्स आई और 2 ऐसे कंपोनेंट्स आए, सो दीज 3 विल बी एडेड एंड यू गेट योर आंसर एज 100 जी। ओके, नाउ इसको थोड़ा सा स्लाइड कर लेते हैं नीचे। ओके, मूविंग टू द थर्ड क्वेश्चन फॉर टुडे, वी हैव अ सर्टेन अमाउंट ऑफ गैस ऑफ वॉल्यूम वी। एक गैस है, उसकी वॉल्यूम आपको दे रखी है वी, एट टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस। साथ के साथ इसको कन्वर्ट करते रहिए, दिस बिकम्स 300 केल्विन, एंड प्रेशर आपको दे रखा है 2 × 10⁻⁷ न्यूटन्स पर मीटर स्क्वायर। दिस इज एक्सपेंडेड आइसोथर्मली। कंडीशन ध्यान रखिए, टेम्परेचर आपका कांस्टेंट है इन द फर्स्ट प्रोसेस अंटिल इट्स वॉल्यूम गेट्स डबल्ड। तो क्या किया आपने, वॉल्यूम वी थी आपके पास एक गैस की, इट वाज केप्ट एट टेम्परेचर 300 केल्विन, प्रेशर आपको दे रखा है 2 × 10⁻⁷ न्यूटन्स पर मीटर स्क्वायर। इसको आपने आइसोथर्मली एक्सपैंड किया अंटिल इट्स वॉल्यूम गेट्स डबल्ड, राइट। तो V2 इज ट्वाइस ऑफ V1, प्रेशर आपको पता नहीं है, टेम्परेचर आइसोथर्मल प्रोसेस और T2 इज इक्वल टू T1, राइट। तो हम क्या करेंगे, आप अगर प्रेशर आपको निकालना है तो सिंपली बॉयल्स लॉ लगा दीजिए, यू विल गेट योर आंसर फॉर P2, राइट। अब देखते हैं सेकंड पार्ट में क्या पूछा है, लेटर इट एक्सपैंड्स एडियाबैटिकली। अब देखिए पहले आपने आइसोथर्मली एक्सपैंड किया, नेक्स्ट आपने एडियाबैटिकली एक्सपैंड किया अंटिल द वॉल्यूम गेट्स रीडबल्ड। अब इसकी वॉल्यूम आपने दोबारा से डबल कर दी, राइट। पहले देखिए V2 इज ट्वाइस ऑफ V1 और V3 इज ट्वाइस ऑफ V2, दैट मीन्स 4 टाइम्स ऑफ V1। क्लियर, ये आपने रीडबल कर दिया वॉल्यूम। नाउ द फाइनल प्रेशर ऑफ द गैस, आपसे फाइनल प्रेशर पूछा हुआ है, राइट। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट के लिए सोल्व करते हैं। हमें पता है कि आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो वी कैन अप्लाई बॉयल्स लॉ, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। यहां से क्या आएगा आपके पास, आपको निकालना है सेकंड स्टेज पर आपका प्रेशर कितना है, राइट। तो P2 क्या आएगा, P1 V1 ओवर V2, राइट। ये कितना आया, P1/2, वैल्यू हम बाद में पुट कर लेंगे, वी जस्ट वांटेड टू नो कि इसकी मैग्नीट्यूड कितना आएगा, राइट। लेटर इट एक्सपैंड्स एडियाबैटिकली, राइट। अब आपने एडियाबैटिक प्रोसेस की इक्वेशन पुट करनी है। एडियाबैटिक इक्वेशन की प्रोसेस की इक्वेशन क्या होती है, PV रेज टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये है आपका एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए, एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए ये चीजें ध्यान रखिए, बहुत छोटी छोटी इक्वेशंस हैं लेकिन काफी काम आएंगी आपके। सो PV रेज टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये आपको लगाना है for the second stage and the third stage, right? So let's write down P2 V2 raised to the power gamma is equal to P3 V3 raised to the power gamma, right? ये आपके पास 2 इक्वेशंस आ गई for stage 2 and stage 3। ओके, सो P2 आपने निकाल लिया था, आपको निकालना है द फाइनल प्रेशर ऑफ द गैस विल बी, दैट मीन्स आपको P3 की वैल्यू निकालनी है। लेट्स चेंज द पेन। ओके, P3 की वैल्यू निकालने के लिए क्या लिखेंगे आप, P3 इज इक्वल टू P2 V2/V3 रेज टू द पावर गामा। गामा क्या है, गामा की वैल्यू आपको दे रखी है विच इज 1.5, राइट। अब डायरेक्टली पुट कर दीजिए, P3 इज P1/2, ये आपने सोल्व किया ही था, P1/2 V2/V3। अब V2 कितना है,
देखिए V2 is twice of V1 and V3 is 4 times of V1, right? So let's write down twice of V1 अपॉन 4 times of V1. ये आपने सोल्व कर लिया था यहाँ पर. देखिए V3 को V1 की टर्म्स में लिख लिया हमने, रेज़ टू द पावर गामा. सो इट इज, ये आपका है 10 raised to power 7. So 2 into 10 raised to the power 7 by 2 into 1 by 2 raised to the power 1.5. 1.5 क्या बनेगा आपका? This is 3 by 2. So 2 into, इसको 2 की जगह you can cancel them out. So you are just left with 10 raised to the power 7 into 1 upon 2 raised to the power 3 by 2. राइट? अब क्या करिए, इसको पहले तो आपको क्यूब कर लीजिए. दैट मीन्स ये आपको बनेगा 2 into 2 into 2, दैट मीन्स 8. सो 10 raised to the power 7 by 8 का अंडर रूट, विच इज 10 raised to the power 7 by 2 root 2. ये तो आपको पता है, अंडर रूट 8 इज 2 root 2. अब एक 10 कॉमन आउट ले लीजिए और यू हैव 10 raised to the power 6. सो 10 into 10 raised to the power 6 by 2 root 2, which becomes 5 by root 2 into 10 raised to the power 6. ये बनेगा आपका, देखिए रूट 2 होता है 1.4, सो 5 अपॉन 1.4 अराउंड 3.5 आपके पास आएगा इंटू 10 raised to the power 6, राइट? यूनिट आपकी सेम रहेगी, न्यूटन्स पर मीटर स्क्वायर. लेट्स फाइंड आउट कि आपका आंसर क्या है. आंसर इज 3.5 into 10 raised to the power 6. बी इज द करेक्ट आंसर, राइट? देखिए आंसर आपका आ गया है. क्वेश्चन में कुछ था नहीं, आपको पहले आइसोथर्मल प्रोसेस की इक्वेशन लगानी है एंड देन यू विल हैव टू अप्लाई फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस. ऑलराइट, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अब इसमें आपको कुछ स्टेटमेंट्स दे रखी हैं, आपको बतानी है कि चूज द करेक्ट आंसर. इनमें से करेक्ट कौन कौन सी हैं, राइट? ओके, स्टार्टिंग से चेक करते हैं. द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल डिक्रीजेस. काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो रही है व्हेन द टेम्परेचर इज रिड्यूस्ड. काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करती है गैस की? काइनेटिक एनर्जी इज द फंक्शन ओनली ऑफ टेम्परेचर फॉर अ गैस, राइट? काइनेटिक एनर्जी आपका सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करती है एंड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, राइट? और किसी फैक्टर पे डिपेंड नहीं करती है. सो फर्स्ट वन इज करेक्ट. द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन प्रेशर. अब देखिए प्रेशर पे डिपेंड नहीं करती, सो दिस इज नॉट करेक्ट. द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन वॉल्यूम. अगेन वॉल्यूम का फंक्शन नहीं होता काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी ओनली डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, तो ये भी फॉल्स है. Pressure of the gas increases with increase in temperature. Okay, we know the Boyle's law. Sorry, Boyle's law नहीं, इसमें आपका Gay-Lussac law लगेगा. You have Gay-Lussac law, which says P1 upon T1 is equal to P2 upon T2, right? और आप कह सकते हैं कि प्रेशर जो है आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, right? So the pressure of the gas increases with increase in temperature. That means P is proportional to T. Yes, this is true for Gay-Lussac law. Next is the volume of the gas decreases with increase in temperature. Volume of the gas decreases with increase in temperature. Again false. अब आपके पास दो ऑप्शंस करेक्ट आए हैं, A और D. अब इसको चेक कर लीजिए. फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर. B और D आपके गलत हैं. A और D सही थे, बट ये आपका B ऑप्शन गलत हो गया. सो A इज द करेक्ट आंसर, राइट? ध्यान रखिए, काइनेटिक एनर्जी इज ओनली द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर. ये आपको क्वेश्चन में कई बार कंफ्यूज कर सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है काइनेटिक एनर्जी विल ऑलवेज बी द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर. ना प्रेशर का फंक्शन है, ना ही वॉल्यूम का फंक्शन है. काइनेटिक एनर्जी इज ओनली अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर. चलिए, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. वी हैव इफ अ फिगर इन अ फिगर ए, सम टाइपिंग मिस्टेक, मास 2m इज फिक्स्ड ऑन मास m. इस फिगर के अंदर आपको दे रखा है कि 2m का मास ये जो है आपका m से अटैच कर रखा है, विच इज अटैच टू द टू स्प्रिंग्स और स्प्रिंग कांस्टेंट k. दो स्प्रिंग है, उनका स्प्रिंग कांस्टेंट है k एंड k ऑन बोथ साइड्स. मास m इज अटैच टू टू स्प्रिंग्स इन द फिगर b विद द स्प्रिंग कांस्टेंट्स k एंड 2k. सो फिगर b के अंदर मास m जो है ये अटैच कर रखा है अपने स्प्रिंग कांस्टेंट्स k एंड 2k के साथ. सो इफ मास m in a and b are displaced by a small distance x, अगर आपने मास m को, दैट मीन्स जो आपने मास अटैच किया उसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करते हैं हॉरिजॉन्टली by an amount x and then released, then the time period t1 and t2. इसके लिए आपको t1 दे रखा है, इसके लिए आपको t2 दे रखा है. सो ये आपको बताना है. कोरस्पॉन्डिंग टू a and b,
आपसे पूछा है, ओके, T1 एंड T2 आपसे पूछा है, T1 एंड T2 क्या होगा, राइट। दोनों के स्प्रिंग कांस्टेंट अलग हैं, दोनों में मास हमने डिफरेंट यूज कर रखा है, राइट। नाउ इन दिस कॉन्फ़िगरेशन सबसे पहले तो ये चेक करिए कि आपके जो स्प्रिंग्स हैं आर दीज इन सीरीज और इन पैरेलल। प्लीज पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू फाइंड आउट कि ये दो स्प्रिंग्स हैं इन बोथ दीज कॉन्फ़िगरेशंस, ये सीरीज में है या पैरेलल में है। ऑल राइट, आई होप आपको सॉल्यूशन मिल गया होगा। सो इन सच ए कंडीशन योर स्प्रिंग्स आर इन पैरेलल, राइट। और पैरेलल कॉन्फ़िगरेशन के लिए आपके स्प्रिंग्स में क्या फॉर्मूला होता है, दैट के इक्विवेलेंट इज K1 प्लस K2, राइट। ये ध्यान रखिए, अगर आपके स्प्रिंग्स पैरेलली अटैच्ड हैं देन द इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट विल बी गिवन बाय K1 प्लस K2, राइट। K1 प्लस K2 आपके पास इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट आ गया है। नाउ टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम पीरियड फॉर स्प्रिंग्स इज 2 पाई, I'll write down it a bit neatly, 2 पाई अंडर रूट m by k, राइट। k मीन्स आपका इक्विवेलेंट, आपका जो भी स्प्रिंग कांस्टेंट है। मास आपने कितना यूज किया ये आपने दोनों फिगर्स के लिए अलग अलग है, सो लेट्स फाइंड आउट। सो T1 और लेट्स सपोज TA, सो T1 कितना आएगा 2 पाई अंडर रूट, मास कितना है यहाँ पर 2m और m, अगर आप m को डिस्प्लेस करते हैं और अगर 2m इसके साथ फिक्स्ड है तो बोथ विल मूव टुगेदर, सो 2m प्लस m इज 3m। इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट कितना आएगा K1 प्लस K2 which is K plus K which is twice of K। सिमिलरली T2 ये कितना आएगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ, अब देखिए मास आपका कितना है m एंड स्प्रिंग कांस्टेंट इज K1 प्लस K2, पैरेलल कॉन्फ़िगरेशन है तो आपके इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट के लिए योर स्प्रिंग कांस्टेंट्स विल एड अप, सो 2K प्लस K which is 3K। कुछ नहीं करना है, आपको बस रेशियो निकालना है। सो विल राइट डाउन T1 अपॉन T2 इज 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, you will just have under root of 3m by 2k upon under root of m by 3k, right। बस आपको रेसिप्रोकल लेना है 3m by 2k, ये तो अब आई गेस सोल्व कर लेंगे आप, 3k by m, m से m कैंसिल आउट, k से k कैंसिल आउट, you will have under root of 9 by 2 which will be under root of 9 by 2 which will come out as 3 by root 2। सो चेक कर लीजिए कौन सा सही है। सो अगेन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। सो बहुत आसान था, बस आपको एक चीज जो ध्यान रखनी है इसमें वो ये थी कि आपके स्प्रिंग्स जो हैं ये पैरेलल अटैच्ड हैं या फिर सीरीज में हैं, राइट। अब पैरेलल में अटैच आपने चेक कर लिया, सो इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट का फॉर्मूला आपको पता है, जस्ट फाइंड आउट द टाइम पीरियड। ऑलराइट, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कोई भी टॉपिक तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स, वी आर डूइंग इट अ लिटिल स्पीडली बिकॉज आई एम अवेयर कि आपके एग्जाम्स आने वाले हैं एंड यू गाइज आर थोरो विद द सिलेबस। सो जस्ट एक ऊपर से मैं आपको बता रहा हूँ, इन केस यू वांट अ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ एनी पार्ट इन द कंप्लीट वीडियो, और कोई भी आप चाहते हैं कि सेपरेट वीडियो बनाई जाए तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ कंडेंसर ऑफ 2 माइक्रोफेरेड्स, आपको कंडेंसर की वैल्यू दे रखी है, कंडेंसर की कैपेसिटेंस की, इज चार्ज स्टडीली फ्रॉम 0 to 5, राइट। सो कैपेसिटेंस आपको दे दिया 2 माइक्रोफेराड्स, चार्ज आपको दे दिया दिस इज चार्जिंग फ्रॉम 0 to 5 कूलम्स, राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स रिप्रेजेंट द करेक्ट वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस V अक्रॉस इट्स प्लेट्स विद रिस्पेक्ट टू द चार्ज Q ऑन द कंडेंसर। V और Q का आपको ग्राफ बनाना है, राइट। अब देखिए चार्ज इसका इंक्रीज कर रहा है, दैट मीन्स द कंडीशन इज ऑफ चार्जिंग, राइट। नाउ इफ इट इज चार्जिंग तो सबसे पहले निकाल लेते हैं कि आपका मैक्सिमम पोटेंशियल कितना जाएगा, राइट। दैट मीन्स आप ये कह सकते हैं कि आपने कितना पोटेंशियल अप्लाई किया हुआ है, दैट फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम आपका मैक्सिमम चार्ज हो गया, राइट। किसी भी तरीके से आप बोल सकते हैं। सो वी अप्लाइड कितना हुआ होगा, Q इज इक्वल टू CV होता है, राइट। सो Q अपॉन C आपका दे देगा कि आपने कितना पोटेंशियल अप्लाई किया था, राइट। सो मैक्सिमम चेक कर लेते हैं एक बार, 5 by 2 माइक्रोफेरेड्स कितना आएगा, ये 2.5 इंटू 10 रेज टू द पावर 6 वोल्ट्स, ये आपका मैक्सिमम पोटेंशियल है, राइट। या आप कह सकते हैं आपका अप्लाइड पोटेंशियल है, राइट। बिकॉज चार्जिंग के टाइम पे इनिशियली आपका चार्ज 0 रहेगा। इक्वेशन क्या होती है चार्जिंग की, Q इज इक्वल टू Q नॉट 1 माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस T अपॉन द टाइम कॉन्स्टेंट RC, राइट। किसी रेजिस्टेंस के अक्रॉस ही आप चार्ज कर रहे होंगे इसको, राइट। सो ये आपकी चार्जिंग की कंडीशन है। इनिशियली चार्ज आपका Q नॉट आपका, दैट मीन्स इनिशियली चार्ज Q आपका 0 रहेगा, Q नॉट इज द मैक्सिमम वैल्यू,
एंड यू कैन फाइंड आउट कि आपने पोटेंशियल कितना अप्लाई किया हुआ है, राइट। नाउ सबसे पहले एलिमिनेशन मेथड से हम अपने 2-3 चॉइसेस नेग्लेक्ट करने की ट्राई करते हैं। देखिए आपका पता चल गया आपका अप्लाइड पोटेंशियल कितना है, राइट। अप्लाइड पोटेंशियल पता लगते ही आप देखिए 2 कंडीशन आपकी कैंसिल होगी। एक तो ये, इसमें आपका पोटेंशियल 5 जा चुका है, आपका 5 इंटू 10⁶ नहीं है, तो ये गलत हो गया, और एक ये गलत हो गया। सो पार्ट बी और पार्ट सी तो डायरेक्टली आपके कैंसिल आउट हो गए, राइट। नाउ लेट्स चेक कि क्या ऑप्शन ए सही है या ऑप्शन डी सही है, राइट। नाउ वी आर अवेयर दैट क्यू की कंडीशन ये है, राइट। ऑल्दो वी आर अवेयर कि आपके पास कैपेसिटेंस जो है वाइल चार्जिंग और वाइल डिस्चार्जिंग आपकी कैपेसिटेंस की वैल्यू चेंज नहीं होती, बिकॉज दिस सिंपली डिपेंड्स ऑन इप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। ये आपके ज्योमेट्रिकल फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है। इप्सिलॉन नॉट अ कांस्टेंट, ए एरिया ऑफ द प्लेट्स, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, राइट। तो ये तो वेरी करेगा नहीं, बिल्कुल नहीं वेरी करेगा, राइट। अब आपको देखना है कि क्या आपका V और Q का ग्राफ ये है या फिर ये है, राइट। अगर आपका चार्जेस का ये इक्वेशन है, वी आर अवेयर दैट पोटेंशियल की भी यही इक्वेशन होती है, राइट। सिमिलर इक्वेशन आपके पास आएगी पोटेंशियल के लिए भी अक्रॉस दिस कैपेसिटर। अब देखिए, इफ यू वांट टू फाइंड आउट द कैपेसिटेंस, और लेट्स फाइंड आउट द स्लोप ऑफ दिस इक्वेशन, स्लोप ऑफ दिस ग्राफ। स्लोप ऑफ ग्राफ क्या होगी? राइज ओवर रन V बाई Q। ये क्या होता है V बाई Q? इट इज 1/c, बिकॉज Q इज इक्वल टू CV, राइट। अब देखिए स्लोप आपके पास आ गई 1 ओवर द अ कांस्टेंट फैक्टर, जो आपका कैपेसिटेंस है, जो चेंज नहीं करता इवन इफ यू आर लाइक व्हाइल यू आर चार्जिंग और आप डिस्चार्ज कर रहे हो, कैपेसिटेंस की वैल्यू चेंज नहीं होगी, राइट। तो ये अगर कांस्टेंट है तो स्लोप आपकी सेम रहेगी थ्रू आउट। तो डायरेक्टली आप कह सकते हैं ये आपका आंसर है और ये आपका गलत ऑप्शन है, राइट। सो ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? अगर कोई डाउट है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स। ऑल राइट, मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट। सो 2 चार्ज पार्टिकल्स, आपको 2 चार्ज पार्टिकल दे रखे हैं हैविंग द सेम काइनेटिक एनर्जी। आपको एक कंडीशन दे रखी है, काइनेटिक एनर्जी इन दोनों की सेम है। अलाउड टू पास थ्रू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इनको आपने एक मैग्नेटिक फील्ड से पास किया परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। जहां पे मूव कर रहे थे उसके डायरेक्शन, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आपने बी फील्ड अप्लाई किया है। इफ द रेशियो ऑफ द रेडियाई ऑफ द 2 सर्कुलर पाथ, रेडियस का आपको रेशियो दे रखा है फॉर द 2 चार्ज पार्टिकल्स and the respective masses are in the ratio 9:4, then the ratio of their charges, रेडियस का रेशियो दे रखा है आपको, मास का रेशियो दे रखा है आपको, काइनेटिक एनर्जी आपको बता रखी है सेम है फॉर द 2 चार्ज पार्टिकल्स। आपको बताना है कि उन दोनों के रेशियो चार्जेस का क्या रेशियो रहेगा, राइट। सो लेट्स सॉल्व इट। आपको दे रखा है सबसे पहले हाफ m1v1 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m2v2 स्क्वायर। ऑल्दो मास इन दोनों का सेम नहीं है, m1 इज नॉट इक्वल टू m2, आपको दे रखा है रेशियो, बट इनका कुछ इस तरह से कॉम्बिनेशन हुआ है दैट काइनेटिक एनर्जी ऑफ दीज इज सेम, राइट। सो यहां से आप क्या निकाल सकते हैं? वेलोसिटी का रिलेशन निकाल सकते हैं कि अगर मास का रेशियो आपको पता है तो यू कैन फाइंड आउट कि वेलोसिटीज में क्या रेशियो होगा, राइट। सो लेट्स फाइंड आउट v1 अपॉन v2 का स्क्वायर। 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे आपके। सो ये क्या आएगा आपके पास? दिस वुड बी m2 अपॉन m1, राइट। अब v1 अपॉन v2 निकाल सकते हैं आप, m2 अपॉन m1 का अंडर रूट, राइट। m2 अपॉन m1 दे रखा है आपको 4/9 या 9/4 आपको दे रखा है m1 अपॉन m2। यहां से आप v1 अपॉन v2 निकाल लेंगे। ऑल राइट, नाउ द रेशियो ऑफ देयर सर्कुलर पाथ्स, राइट। अब आपको क्या पता है कि BQV इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r। ये आपको फॉर्मूला पता है साइक्लोट्रॉन के लिए, व्हेन द मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर, और अगर सर्कल में मूव कर रहा है तो जो भी आपकी लॉरेंट्ज फोर्स की कंडीशन होगी, लॉरेंट्ज फोर्स विल बी इक्वल टू द सेंट्रीपिटल फोर्स, राइट, mv स्क्वायर अपॉन r। तो यहां से v विल कैंसिल आउट, रेडियस आपका क्या आ जाएगा? r इज इक्वल टू mv अपॉन bq, ये आ जाएगा आपके पास। नाउ मास आपको पता है, वेलोसिटी आपको पता है, वेलोसिटी का रेशियो आपको पता चल गया। b दिस इज सेम फॉर द 2 पार्टिकल्स, 2 पार्टिकल हैं एक ही फील्ड में आपने रोटेट कराए हैं, यहां से आपको Q की वैल्यू मिल जाएगी। सो लेट्स फाइंड आउट। ओके, इसको थोड़ा रिवर्ट कर लेते हैं बिकॉज हमें फाइंड आउट करना है रेशियो ऑफ द चार्जेस, राइट। सो Q की वैल्यू क्या आएगी? Q इज mv अपॉन b इंटू r, राइट। सो लेट्स फाइंड आउट Q1 अपॉन Q2, ये क्या आएगा? m1 v1 अपॉन b, लेट्स कैंसिल दिस आउट, अपॉन r1 ओवर m2 v2 अपॉन
R2, राइट। तीनों की रेशियो आपको पता है, यू कैन जस्ट पुट डाउन द फॉर्मूला और निकाल लीजिए आंसर। सो M1V1 R2, ध्यान रखिए R2 आपका रेसिप्रोकेट होके आया है, अपॉन R1 M2V2, कितना बनेगा? M1 अपॉन M2 का रेशियो दे रखा है आपको 9:4, V1 अपॉन V2 इज अंडर रूट ऑफ M2 ओवर M1। ध्यान रखिए ये रेसिप्रोकेट हो चुके हैं, सो यूल राइट डाउन अंडर रूट ऑफ 4/9 इंटू, नेक्स्ट आपके पास है R2 अपॉन R1। R2 अपॉन R1 का रेशियो दे रखा है, यस। R1 अपॉन R2 इज 6/5, तो ये बन जाएगा 5/6। ऑल राइट, सो 9/4 इंटू 2/3 इंटू 6, 5/6, 5/6, राइट। सो कैंसिल इट आउट, 3 इंटू 2 6, ये कट जाएगा, सो आपके पास आंसर आएगा Q1 अपॉन Q2, कितना बचा? 5/4। सो लेट्स फाइंड आउट कौन सा सही ऑप्शन है। सो बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? कुछ नहीं करना, कंडीशन जो दे रखी है उनको पुट करना है और रेशियो निकालना है। सो यू गॉट योर आंसर एज 5/4, ये आपका चार्जेस का रेशियो है। ऑल राइट, सो मूविंग टू द नेक्स्ट वन। To increase the resonant frequency in the series LCR circuit, सीरीज LCR सर्किट आपको दे रखा है, आपको रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करना है। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्या होती है? रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 1/√LC। आर पर डिपेंड नहीं करती है, डजंट डिपेंड ऑन आर। आर से इसका कोई मतलब नहीं है, जो भी आपने रेजिस्टेंस अप्लाई किया हो, इसको मतलब है सिर्फ एल और सी से, राइट। एल और सी की जो भी वैल्यू आएगी उसके कोरस्पॉन्डिंग आपके पर्टिकुलर सर्किट का एक कैरेक्टरिस्टिक रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बन जाती है, राइट, जिससे आप रेडियो सुन पाते हैं। ओके, अब आपको क्या करना है? इसको इंक्रीज करना है, ओमेगा नॉट को, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी को आपको इंक्रीज करना है, राइट। कैसे करेंगे? सोर्स फ्रीक्वेंसी शुड बी इंक्रीज। क्या सोर्स फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करने पे आपके सर्किट का करेक्टर चेंज हो जाएगा? नहीं होगा, राइट। बिकॉज आप अप्लाई कुछ भी करिए, जो आपको सुनना है रेडियो का जो सिग्नल, वो बहुत सारे आपके फ्रीक्वेंसीज आपकी एमिट होती हैं रेडियो स्टेशन से, आपको जो सुननी है दैट डिपेंड्स अपॉन रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी जो आपके सर्किट का करेक्टर है, राइट। जो आप अप्लाई कर रहे हैं उससे मतलब नहीं है हमें, हमें सर्किट एल और सी की वैल्यूज पे डिपेंड करेगी आपकी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, राइट। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आपका नहीं हो पाएगा। अगर आपको रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करनी है, सोर्स से हमें मतलब नहीं है। अनदर रेजिस्टेंस शुड बी एडेड इन द सीरीज। एडेड इन द सीरीज दैट मीन्स आप रेजिस्टेंस ऐड कर रहे हैं, तो क्या आपकी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे चेंज आएगा? आएगा या नहीं? देखिए, इट डजंट डिपेंड ऑन आपका रेजिस्टेंस कितना है सर्किट में, इट ओनली डिपेंड्स अपॉन आपकी एल और सी की क्या वैल्यू है। क्लियर? सो ये भी आपका गलत हो जाएगा, राइट। अनदर कैपेसिटर शुड बी एडेड इन द सीरीज। इसके लिए आपको ध्यान रखना चाहिए, मतलब ध्यान होना चाहिए आपको कि अगर आपके कैपेसिटेंस सीरीज में ऐड होते हैं, दैट मीन्स कुछ इस तरह से ऐड होते हैं C1 एंड C2, C1 एंड C2, तो आपका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना बनेगा सर्किट के लिए, राइट। इसका फॉर्मूला क्या होता है? व्हेन द कैपेसिटर्स आर एडेड इन सीरीज, द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द सर्किट CEQ इज गिवन बाय 1/C1 प्लस 1/C2। अब सबसे मजे की बात क्या है? ये सीरीज में ऐड करने का जो इन्होंने आपको हिंट दिया है या बताया है सर्किट क्वेश्चन के अंदर, दिस ऑलरेडी हैज गिवन यू द हिंट कि आपका कैपेसिटेंस इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। अब पूछते हैं कैसे। देखिए, जब भी आपकी इस तरह की कंडीशन आती है, राइट, तो जो भी आपका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा दैट विल बी, आई विल राइट डाउन, इफ कैपेसिटर्स आर एडेड इन सीरीज, या फिर अगर आप कहें रेजिस्टेंस को अगर आप पैरेलल में ऐड करते हैं, उनका भी इसी तरह का फॉर्मूला होता है, राइट। अगर आप कैपेसिटर्स को सीरीज में ऐड कर रहे हैं या फिर रेजिस्टेंस को पैरेलल में ऐड कर रहे हैं, तब आपका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस या रेजिस्टेंस होगा वो आपका सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ C या R से कम होगा। दिस इज द कंडीशन और दिस इज फंडामेंटल थिंग अबाउट सच काइंड ऑफ फॉर्मूला, राइट। सो इफ द कैपेसिटर्स आर एडेड इन सीरीज, CEQ जो आपका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस
विल ऑलवेज बी, ध्यान रखिए हमेशा आपका यही रहेगा रूल, विल ऑलवेज बी स्मॉलर, किससे स्मॉलर होगा? सबसे छोटी वैल्यू ऑफ सी, दैट मीन सबसे छोटा जो सी होगा। मान लीजिए आपने 2 और 4 को ऐड किया, तो जो सीरीज में दो कैपेसिटेंस है 2 माइक्रोफेरेड एंड 4 माइक्रोफेरेड, इनको अगर आप सीरीज में ऐड करेंगे तो जो सर्किट का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बनेगा वो 2 से छोटा होगा। 4 और 2 में से 2 छोटा है, सो 2 से भी छोटा आपका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगा, विल बी स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट कैपेसिटेंस। ये आपकी फंडामेंटल चीज है इस फॉर्मूले के लिए, will be smaller than the smallest capacitance, राइट? अब देखिए, अगर आपको बताया है कि सी पार्ट के अंदर अनदर कैपेसिटर शुड बी एडेड इन सीरीज, सीरीज में ऐड कर दिया है विच विद द फर्स्ट कैपेसिटर, राइट? अगर आपने ऐसे ऐड कर दिया है, राइट, तो जो भी मान लीजिए पहले C1 था, अब C2 आपने ऐड कर दिया है, राइट, तो C1 और C2 में से जो भी छोटा होगा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस उससे भी छोटा हो जाएगा, राइट? तो यहाँ पे ओमेगा नॉट क्या बन जाएगा? 1/√L इंटू सी इक्विवेलेंट। अब सी इक्विवेलेंट अगर आपका इन दोनों से भी छोटा हो चुका है तो ओमेगा आपकी इंक्रीज कर जाएगी, और वही तो चाहिए था हमें क्वेश्चन में। वी वांटेड टू इंक्रीज द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। अगर आपने सी इक्विवेलेंट को रिड्यूस कर दिया है फ्रॉम C1 और फ्रॉम C2, अगर इन दोनों के रिस्पेक्ट में भी आप इससे छोटा ले गए हैं तो ये डिनोमिनेटर में है, ये अगर छोटा है तो ये ओमेगा नॉट को इंक्रीज कर देगा, और वही हमें क्वेश्चन में चाहिए था। सो सी इज द करेक्ट आंसर। फोर्थ को भी चेक कर लेते हैं लगे हाथ। द सोर्स फ्रीक्वेंसी शुड बी डिक्रीज्ड, अगेन सोर्स पर डिपेंड नहीं करेगा आपकी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। क्लियर? चलिए लेट्स मूव ऑन। ये चीज ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आपका कैपेसिटेंस जो है सीरीज में अटैच्ड है तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस विल बी स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट कैपेसिटेंस अवेलेबल आउट ऑफ द टू कैपेसिटर्स, राइट? रेजिस्टेंस में भी आप ऐसे कह सकते हैं, अगर आपने दो रेजिस्टर्स को पैरेलल में ऐड किया है, राइट, तो उनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा दैट विल बी स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस अवेलेबल इन द सर्किट। ऑलराइट, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपका क्वेश्चन है अगला। ये डिपेंड करेगा आपका मैग्नेटिक फील्ड पर। सो अ स्मॉल स्क्वायर लूप ऑफ वायर ऑफ साइड L is placed inside a large square loop of wire L vector, राइट? ये आपका लार्जर लूप है और ये अंदर आपके पास स्मॉलर लूप है ऑफ डायमेंशन L ऑफ साइड L। बोथ द लूप्स आर कोप्लेनर एंड देयर सेंटर्स कोइंसाइड, इनके सेंटर कोइंसाइड कर रहे हैं, दैट मींस कोइंसिडेंट आपके पास स्क्वायर लूप्स हैं विद L वेरी मच लार्जर देन द, दैट मींस लार्जर जो लूप है वो बहुत बड़ा है एज कंपेयर टू द स्मॉलर लूप। अब आपसे पूछा है कि म्यूचुअल इंडक्टेंस कैसे क्या है सिस्टम का, राइट? सबसे पहले इसको ध्यान रखिए कि म्यूचुअल इंडक्टेंस कैसे निकालेंगे। म्यूचुअल इंडक्टेंस का क्या फॉर्मूला होता है, इतना सा ध्यान रखिए कि जो इसके लिए फॉर्मूला यूज कर सकते हैं विच विल बी N phi इज इक्वल टू M टाइम्स I। बिल्कुल बेसिक सा फॉर्मूला है कि आपको चेक करना है कि इनर लूप के लिए आपका फ्लक्स कितना होगा, इनर लूप के लिए आपका फ्लक्स कितना होगा, दिस विल गिव अस के म्यूचुअल इंडक्टेंस आपकी वैल्यू क्या आएगी, राइट? अब इनर लूप के लिए फ्लक्स आपको अगर निकालना है तो वो किसके कारण आएगा? ऑब्वियसली आउटर लूप के कारण, बिकॉज दोनों में करंट रन कर रहा है, राइट? अगर इनमें करंट रन कर रहा है तो आउटर लूप के कारण कुछ इनर लूप पर आपका मैग्नेटिक फील्ड रहेगा, इनर लूप का कुछ एरिया है, सो यू कैन फाइंड आउट द फ्लक्स, वहां से आपकी म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू आपको पता लग जाएगी, राइट? सो लेट्स यूज अ स्क्वायर फर्स्ट। आपने एक स्क्वायर लिया, लेट्स कंसीडर ये आपका लार्जर लूप है, राइट, ऑफ डायमेंशन ऑफ साइड L। आपने निकालना है सेंटर पर इसका मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा, राइट? नाउ दिस इज अ कंडीशन ऑफ फाइनाइट वायर, राइट? फाइनाइट वायर वाला फॉर्मूला आपका लगेगा, ध्यान रखिए। ये इसका फॉर्मूला क्या होता है इसको आप याद रखना है, एग्जाम्स में थोड़ा सा टिपिकल है तो आपको देयर इज अ बिग चांस कि आपसे ये क्वेश्चन दोबारा पूछा जाए जनवरी 2023 के जेई मेंस में, राइट? सो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई R, R मतलब डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द वायर और द करंट एलिमेंट टू द पॉइंट अंडर कंसिडरेशन। सो म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई R साइन ऑफ θ1 प्लस साइन ऑफ θ2, राइट? ये आपका फॉर्मूला रहेगा। सो लेट्स ड्रॉ द लाइंस, यहां से आप लाइन ड्रॉ कर लीजिए।
You can consider this as a straight line. Okay, let me draw it once again. हाँ, कुछ इस तरह से आपकी लाइन बनेगी. यू कैन कंसिडर इट एज अ स्ट्रेट लाइन. ये आपका डिस्टेंस है r, और r क्या बनेगा? देखिए स्क्वायर है, ये आपका क्या बनेगा? l/2. r विल बी इक्वल टू l/2. ये डायमेंशन आपकी l है, तो ये आपका हाफ है, तो l/2, राइट. अब देखिए स्क्वायर लूप है, दिस साइड वुड बी इक्वल टू दिस वन साइड, राइट. ये दो साइड सेम है. आइसोसेलेस ट्रायंगल 45 डिग्रीज. सिमिलरली ये भी 45 डिग्रीज. डायरेक्टली आपका θ1 और θ2 आपको पता लग चुके हैं, विच आर 45 डिग्रीज, राइट. तो अब बस पुट करना आपका रह गया है. सो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लार्जर लूप एट द सेंटर इज गिवन बाय, सबसे पहले हम एक साइड के लिए निकाल रहे हैं, तो विल राइट डाउन म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, आर मतलब l/2, साइन θ1 विच इज 45 प्लस साइन θ2, दैट मीन्स दोनों आपके 45 है, तो यू कैन राइट डाउन 2 इंटू साइन ऑफ 45 डिग्रीज. अब साइन 45 कितना होता है? इट इज 1/√2. सो पुट कर दीजिए बस. म्यू नॉट आई अपॉन 2 से 4 है, सो यू विल राइट डाउन 2 पाई l इंटू 2 इंटू 1/√2, राइट. सो 2 से 2 आपका अगेन कैंसिल आउट, सो इट बिकम्स म्यू नॉट आई अपॉन पाई l इंटू 1/√2. ये आपका आया एक साइड के लिए, राइट. नाउ द करंट इज फ्लोइंग इन द सेम पैटर्न, तो आपका चारों साइड्स के लिए क्या आएगा? सो द टोटल ड्यू टू लार्जर लूप विल बी 4 इंटू b1, which becomes 4 into this quantity, 4 into mu naught I upon pi l under√2, which becomes 2√2. Yeah, it's 2√2 mu naught I upon pi l. ये आपका आ गया फॉर्मूला फॉर द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ड्यू टू द लार्जर लूप, राइट. अब देखिए आपको क्या निकालना था? आपको पुट करना है कि स्मॉल लूप के अराउंड फ्लक्स कितना है. दिस विल गिव यू द म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला. नंबर ऑफ टर्न्स आपकी 1 है, तो n इज इक्वल टू 1, ठीक है. तो फ्लक्स कितना आएगा? फ्लक्स इज इक्वल टू, मैग्नेटिक फील्ड आपका पता चल गया सेंटर पे इतना है, सो 2√2 म्यू नॉट आई अपॉन पाई इंटू एल, ये आपका कैपिटल L था यहाँ पर, इंटू स्मॉल लूप का एरिया विच विल बी, स्क्वायर है तो स्क्वायर का एरिया कितना होएगा? l², ठीक है. दिस इज इक्वल टू m टाइम्स i. अब इन दोनों को रिलेट कर लीजिए, तो यहां से आपके पास आएगा 2√2 म्यू नॉट l² बाय पाई l इंटू i इज इक्वल टू mi. बस कंपेयर करना है आपको, यू विल गेट योर आंसर. सो 2√2 म्यू नॉट l², चेक करिए ये l² ऊपर 2√2 नहीं है, 2√2 नहीं, दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है. कुछ नहीं करना, बस सबसे पहले आपको ये चीज ध्यान रखनी है, म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालते टाइम सबसे पहले ये इक्वेशन को सॉल्व कर लेना है, ठीक है. अब म्यूचुअल इंडक्टेंस के बारे में आपको ये चीज पता होगी कि जो आपने म्यूचुअल इंडक्टेंस निकाला ड्यू टू द आउटर लूप एट द इनर लूप, ये आपका सेम वैल्यू रहेगी ड्यू टू द इनर लूप एट द आउटर लूप, राइट. तो ये आपको पता है कि म्यूचुअल इंडक्टेंस आपके दोनों लूप्स के लिए सेम रहेंगे, राइट. सो आई विल राइट इट डाउन, M12 इज इक्वल टू M21, ठीक है. ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ऑलराइट, सो आपको बोला गया है द RMS वैल्यू ऑफ द कंडक्शन करंट इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज 6.9 माइक्रो एम्पियर, राइट. आपको कंडक्शन करंट की वैल्यू दे दी 6.9 माइक्रो एम्पियर, ठीक है. द कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर इफ इट इज कनेक्टेड टू 230 वोल्ट्स ऑफ AC सप्लाई, राइट. वोल्टेज आपको दे दी, और जब भी आपको ऐसे वोल्टेज दी जाती है तो इट इज द RMS वैल्यू, सो इट इज 230 volts. This is AC supply, right? With the angular frequency 600, ओमेगा आपको दे दी 600 रेडियंस पर सेकेंड, ठीक है. आपको ये दे दिया है, आपसे पूछा क्या है? द कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर, ये आपको निकालना है. दैट मीन्स आपको निकालना है द कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस आपको निकालना है, राइट. आपने अप्लाई कर रखी है पोटेंशियल, आपने अप्लाई कर रखा है सर्किट के अंदर, राइट. देयर इज अ पोटेंशियल सोर्स. करंट आपको दे रखा है सर्किट के अंदर कितना है,
ओमेगा आपको दे रखा है, राइट, दैट मीन्स एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितनी है। ओके, अब देखिए, व्हेन कैपेसिटर इज अप्लाइड अक्रॉस एन ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ, तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर करंट? करंट का फॉर्मूला क्या होता है? IC इज इक्वल टू VRMS, और ये आपका जो कंडक्शन करंट है, दिस इज द IRMS वैल्यू, राइट। अगर आपने AC सोर्स अप्लाई किया हुआ है तो AC आपका करंट रहेगा। सो आई राइट डाउन इन डिफरेंट टर्म्स, इट वुड बी IRMS, दिस इज द कंडक्शन करंट, इज इक्वल टू VRMS अपॉन जो भी आपका कैपेसिटर का रिएक्टेंस होगा, दैट मीन्स कैपेसिटर्स का जो भी रेजिस्टेंस होगा या फिर कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो भी होगा, दैट मीन्स XC, दिस इज द वैल्यू ऑफ करंट। अब ये आपको सारी वैल्यूज दे तो रखी हैं। XC की वैल्यू कितनी है? इट इज 1/ωc, ठीक है। XC इज 1/ωc, यहां से पुट कर लीजिए। VRMS आपको दे रखा है 230 वोल्ट्स, और IRMS की वैल्यू आपको दे रखी है 6.9, राइट। आपको निकालना है। सो यू हैव I इज इक्वल टू, और लेट्स राइट डाउन द एग्जैक्ट वैल्यूज, इट इज 6.9 माइक्रो है ना, हाँ। सो इट्स 6.9 माइक्रो एम्पियर्स इज इक्वल टू 230 volts by XC which is omega C, तो 1/ωc आएगा, सो इट वुड बी ओमेगा C, ठीक है। C की वैल्यू अब निकाल लीजिए यहां से। C वुड बी 6.9 माइक्रो एम्पियर बाय 230 इंटू दिस इज 600 रेडियंस, 600, ठीक है। देखिए 23 और 69, राइट, यहां से आप लिख सकते हैं इट इज, या डायरेक्टली काट सकते हैं 23 से, सो ये आएगा आपका 100, ये आएगा आपका, और 2.3 से आप काट सकते हैं, सो दिस वुड बी 100, दिस वुड बी 3, एंड इसको आप कट करेंगे तो दिस वुड बी 200, राइट। सो ये आपका आएगा 1/2 इंटू 10⁻⁴ इंटू 10⁻⁻6 एम्पियर्स, राइट। तो कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या बन जाएगी आपकी? 10⁻⁻10 तो आ ही गया, -10 फैराड्स तो आपका आ ही गया है, एंड यू हैव 1/2 एज वेल, so this would become 5 into 10⁻⁻11 farads, or you can say पिको फेरेड्स में दे रखे ना आपके सारे आंसर। 5 into 10⁻⁻11 आया आपके पास, सो 5 into 10⁻⁻11 फेराड, ये आपका बन जाएगा 10 से मल्टीप्लाई और 10 से डिवाइड कर दीजिए, इंटू 10⁻12 फेराड्स विच बिकम्स 50 पिको फेरेड्स, राइट। ये आपका बी करेक्ट आंसर हो गया है। सो आई थिंक दिस मच, दीज मेनी क्वेश्चंस वी हैव डन। इन क्वेश्चंस में आपको कोई भी डाउट लग रहा है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स बिफोर मेकिंग द न्यू वीडियो, और क्वेश्चंस मैं लेके आऊंगा आपके लिए। तब तक अगर कोई भी डाउट आए अदर देन दीज क्वेश्चंस, कोई भी डाउट लगे आपको, तब भी आप कमेंट्स में बता दीजिए। आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर दैट एंड आई विल शेयर द सेम लिंक। ऑलराइट, till the time I will meet in the next video, you must keep practicing for your exams, and I wish you all the best for your preparation as well as for your exams. Good luck. Thank you.